अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ एक अफसाना लेकर जिसका नाम है एहतसाब और इसकी मुसन्निफ़ा है कनीज़ फातिमा असगर। और इसमें आपको मिलने वाला है रिवेंज, सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो चलते हैं अफसाने की जानिब। एक बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर वाक़ अपार्टमेंट के कमरे से वक्फे से सिसकियों की आवाज़ें आ रही थीं। जब तुम राहदारी से होते हुए उस कमरे में दाखिल होते हो तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि वो एक साइकोलॉजिस्ट का कमरा है, जहाँ कमरे के सामने वाली दीवार के साथ दो आरामदेह सोफे पर लड़कियाँ मौजूद हैं। एक के हाथ में पेन और नोट पैड है और वह हमदर्दी से दूसरी लड़की को देख रही है जो चेहरा झुकाए सिसकियाँ ले रही है। शायद वो चाहती है कि वो लड़की अपने जज्बात के ऊपर पड़ा बंद तोड़ दे। वक्फे से वो उसे अपनी साइड टेबल पर मौजूद टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाल कर देती है। अगर तुम उन्हें छोड़कर कमरे का जायजा लो तो देखोगे कि उसकी दीवारों पर पेस्टल ब्लूप्रिंट मौजूद है। उसकी दाएं वाली दीवार पर बड़ी खिड़कियां हैं जिन पर सफ़ेद पर्दे लहरा रहे हैं। पर्दे हल्के से सरके हुए हैं जिनसे छिनकर रोशनी अंदर आ रही है। सोफे के सामने वाली दीवार के साथ एक काउच लगा कर रखा गया है और उसी के साथ छोटी सी मेज़ पर एक इंडोर प्लांट मौजूद है, जबकि मेज़ के करीब बुक शेल्फ को कमरे की बच जाने वाली दीवार के साथ कुछ यूँ रखा गया है कि उसकी एक साइड मेज़ से थोड़ी ही फासले पर है एक इंसान की वहाँ खड़े होने की जितना फासला। मुख्तलिफ किताबें, खास तौर पर साइकोलॉजी की किताबें बुक शेल्फ में मौजूद हैं। कुछ देर बाद सिसके लेती हुई लड़की खामोश हुई। ज़ैनब, नोटपैड हाथ में लिए लड़की जिसने घुटनों तक आता हुआ हल्के गुलाबी रंग का फ्रॉक और जींस पहन रखी थी। उसके बाल बटरफ्लाई स्टाइल में कटे हुए थे, जबकि सियाह गहरी आंखें ज़ैनब नामी लड़की पर मरकूज थी। ने उसे पुकारा तो सामने मौजूद लड़की ने सूजी हुई हेजल आंखें उठाई। उसके चेहरे पर अब भी आंसू के निशान थे। वो ग्रे रंग के पैरों को छूती प्लेन फ्रॉक के साथ उसी का हम रंग हिजाब ओढ़े हुए थी। जी, उसने गहरा सांस भरा, जैसे ढेर सारे आंसू अंदर उतारे हों। मुझे पता है ये इतना आसान नहीं है, मगर तुम्हें खुद को हौसला देना होगा। अपने लिए ना सही, ज़ुहैब के लिए। वो एक 3 साल का बच्चा है। उसके माँ के बाद तुम ही हो जो उसके संभाल सकती हो। मुझे पता है गुल्लूर, मगर मुझसे अपिया का गम नहीं संभल रहा। ज़ैनब के लहजे में अज़ियत थी, ऐसी अज़ियत जो इंसान को अंदर से मार रही हो। हम उसका हल इन सेशंस के दौरान निकाल ही लेंगे ज़ैनब, मैं इसीलिए तो हूँ। नूर ने ये कहकर ज़ैनब के हाथ पर अपना हाथ रखा तो उसकी बात सुनकर ज़ैनब ने तसल्ली आमेज़ अंदाज में गर्दन हिला दी। मैं ज़रा तुमने जो कल बताया एक बार तुम्हारे सामने दोहराना चाहूँगी ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके सब सही लिखा है या नहीं। तो तुमने कल बताया था कि तुम लोगों के माँ बाप का जब इंतकाल हुआ तुम उस वक्त 16 साल की थी और सारा 21 की। उसने अपनी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब्स की और कुछ तुम लोगों के वालिदैन की जायदाद थी कि तुम दोनों सही ज़िंदगी गुजार सकी। जब वो 24 की हुई तो जहाँ वो इंटर्नशिप कर रही थी वहाँ किसी सर्जन ने उसे प्रपोज किया था और उन दोनों ने शादी कर ली। जी, शादी के 1 साल के अंदर उन्हें ज़ुहैब हुआ। वो प्रीमेच्योर बेबी था और वो अब 3 साल का है। तुम्हारी आपी कुछ माह पहले सीढ़ियों से गिर गई, लेकिन तुम्हें शक है कि वो गिरी नहीं बल्कि उसे धक्का दिया गया था। जी, ज़ैनब का लहजा फिर से नम होने लगा। तुम्हें शुरू में इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन वो बाकायदा तुम्हारे ख्वाब में आती है और तुम्हें खबरदार रहने का कहती है, या कभी वो बहुत उदास नजर आती है, राइट? इसी वजह से तुम जो बहुत मुश्किल से उनके सदमे से निकल रही होती हो वो जख्म दोबारा हरे हो जाते हैं, जिसके बाद तुम डिप्रेशन में रहने लगी हो। जी, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें शक क्यों है कि तुम्हारी बहन का कत्ल किया गया है? क्योंकि जब वो गिरी थी उस वक्त उनके घर में कोई मौजूद था। वो उन्हें डॉक्टर के पास नहीं लेकर गया था। अगर ले जाता तो ये नहीं होता। कौन था? मैं आपको बताना नहीं चाहती। अच्छा ठीक है, चलो मुझे बताओ कि जब तुम्हें ख्वाब आते हैं तो क्या महसूस करती हो? मेरा दिल करता है मैं उन्हें ख्वाब से निकाल कर हकीकी दुनिया में ले आऊँ। मैं उनकी तरफ हाथ बढ़ाती हूँ तो वो गायब हो जाती हैं। फिर मैं झटके से नींद से उठ जाती हूँ और मुझे ढेर सारा पसीना आने लगता है। मेरा सांस उखड़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। ये कहते हुए उसके चेहरे पर असियत का तासुर सा उभरा था। क्या तुम नींद की गोली लेती हो? हाँ, डॉक्टर से पूछकर या खुद ही? पूछकर। तुम नींद की गोलियां लेने के बावजूद उन ख्वाबों के आने पर उठ जाती हो? जी। कभी ऐसा हुआ है कि ये ख्वाब नहीं आए हो? हाँ, जब ज़ुहैब मेरे साथ हो। तुम कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ज़ुहैब के साथ गुजारो। वैसे भी तुमने बताया कि उसके वालिद उसे कभी कभी छोड़ने आते हैं तुम्हारे पास।
हाँ, ये ख्याल कि सारा का कत्ल हुआ है तुम्हें कैसा महसूस करवाता है? मेरा दिल करता है मैं उसका भी वही हाल करूं जो उसने मेरी बहन का किया। ये कहते ज़ैनब ने निहायत सादी नजरों से गुलनूर को देखा था, जिससे वो तजबजुब का शिकार हो। लाजमी नहीं, तुम खुद बदला लो, पुलिस में भी तो रिपोर्ट करवाई जा सकती है। कानून ने आज तक किसी की मदद की है? वैसे भी जिस पर मुझे शक है उसका ताल्लुक हाई क्लास से है और मैं ठहरी मिडिल क्लास। इतनी तलखी अच्छी नहीं होती ज़ैनब। सारा के शोहर वो भी अमीर ही है। तुमने बताया था कि वो एक बहुत कामयाब सर्जन है। बेशक उन्होंने स्कॉलरशिप पर पढ़ाई की होगी, लेकिन वो भी तो कुछ कर ही सकते हैं सारा के लिए। उन्हें लगता है मेरा वहम है, ये कत्ल नहीं हुआ, बस पाँव फिसला तभी वो सीढ़ियों से गिर गई। जब वो ऐसा कहते हैं तो शक नहीं होता उन पर? नहीं, वो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा, और अब भी करते हैं। वैसे भी वो बाहर थे जब ये सब हुआ था। अच्छा गुलनूर, क्या हम ये सेशन यहीं ख़त्म कर सकते हैं? आज ज़ुहैब आएगा तो मैं उसके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। ओके, नेक्स्ट सेशन हम 5 दिन बाद करेंगे। और हाँ, अब कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ज़ुहैब के साथ रहो, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि तुम्हारा ख्वाब तन्हाई की वजह से आ रहा है या कोई और बात। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। कल की तरह आप वाकई मुझे और मेरी बहन को नहीं जानती? नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ये सुनकर ज़ैनब ने हल्का सा सर हिलाया था, जैसे उसे यकीन दिलाया हो कि ज़ैनब को उसकी बात पर एतमाद है, और उसके सवाल को नज़रअंदाज करके खड़ी हो गई थी। खुदा हाफिज़ कहा और वहाँ से चली गई। ज़ैनब के कदमों की चाप जब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई तो गुलनूर ने अपना चेहरा दोनों हाथों में गिरा लिया था। वो जिस्मानी तौर पर यहाँ मौजूद थी, मगर उसका जहन कहीं और था। ज़ैनब घर में दाखिल हुई तो हाथ भाई पहले से ही ज़ुहैब समेत ड्राइंग रूम में मौजूद थे। सॉरी हाथ भाई, मुझे देर हो गई आने में। कोई बात नहीं, कहाँ थी तुम? कहीं नहीं, बस थोड़ा सा जहन को तरोताज़ा करने गई थी पार्क। ओह अच्छा, सही है। ये तुम्हारा इंतज़ार करते करते सो गया, तो अब मैं चलता हूँ, तुम आ गई हो तो। आप मुझे कॉल ही कर लेते। उसे दुख हुआ, एक तो आजकल उसे हर छोटी बात पर आंखें नम कर लेने की आदत थी। नहीं, मुझे डिस्टर्ब करना सही नहीं लगा। वैसे भी तुम ज़्यादा लेट नहीं हो। ये कहकर वो बाहर चले गए थे। शायद उन्हें उसकी आंखों में चमकती नमी नहीं दिखी थी। वो अपने कमरे की तरफ गई और आरामदेह से लूज ट्राउज़र और घुटनों तक आती टी शर्ट पहनकर बाहर आई थी। फिर उसने ज़ुहैब के उठने तक उसके लिए कुछ बनाने का फैसला किया। ज़ुहैब के लिए शेक बनाते वह अपनी सोचों में गुम हो गई थी, जो शुरू तो उनकी प्यारी सी यादों को लेकर हुई थी कि किस तरह अपना दिल टूटा होने के बावजूद भी सारा ने उसे संभालते हुए न सिर्फ एक बड़ी बहन बल्कि उसके लिए माँ बाप का किरदार भी अदा किया था, जो एक एक्सीडेंट की वजह से उन्हें छोड़कर गए थे। 16 साल की उम्र में जब वो डिप्रेस हो गई थी, तब उसे संभालने वाली उसकी बड़ी बहन थी, मगर अब उसके पास कोई नहीं था। आप ही 19 साल ज़ैनब 24 साल सारा से मुखातिब थी। सारा खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। लंबे बाल, बड़ी सी आंखें, तीखे नाखूस। फिल वक्त वो स्कारलेट कलर के कामदार खूबसूरत से लहंगे में मलबूस थी। प्यारी हिसाबी दुल्हन। एक तो उसका लहंगा और दूसरा उसका मेकअप, दोनों ने ही उसकी खूबसूरती में इजाफा कर दिया था। अरे नहीं मेरा बच्चा, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। हाद ने जो हक महर में घर लिखा है ना, वो करीब में ही है। न जाने क्यों वो इस वाले घर में नहीं आना चाहते थे। खैर तुम यूँ करना, मेरे पास आ जाया करना जब भी तुम्हारा दिल करे। बल्कि तुम कैसे भूल गई, कल मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ जा रही हो, और हाथ को भी कोई मसला नहीं है इस बात पर। मगर आप तो हाथ भाई को ही तवज्जो देंगी ना, ज़ैनब ने बच्चों जैसे अंदाज में कहा था। नहीं मेरा बच्चा, मतलब हाँ थोड़ा सा, मगर उसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं अपनी बहन को भूल जाऊंगी। ये कहते हुए उसने खफा खफा सी ज़ैनब का नाक हल्का सा दबाया था, तो वो पहले तो अजीब सा मुंह बनाने लगी, फिर हंस दी, और उसे हंसता देखकर सारा को भी जैसे तसल्ली हुई थी। उसे अपनी ज़ैनब उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। 2 माह बाद, ज़ैनब इधर आना ज़रा, सारा ने उसे कमरे से आवाज़ दी थी, तो वो जल्दी से अपना लैपटॉप एक तरफ बेड पर रखते हुए तकरीबन भागते हुए गई थी। अपनी आपी की कोई बात वो टाल सकती थी क्या? जी। वो कमरे में दाखिल हुई तो हाथ भाई भी वहाँ मौजूद थे। स्ट्रेंज, इस वक्त तो वो हॉस्पिटल में होते थे ना? सारा ने उसे देखा और हाथ से उसे अपने पास आने का इशारा किया। वो बेड पर उनके करीब ही बैठ गई थी। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उसे हैरत हुई, ऐसी भी क्या बात? जी कहिए। अब क्या कर दिया मैंने? ये वो सिर्फ सोच सकी। हाँ वो शरारती थी, मगर इतनी भी नहीं कि शिकायत यूनिवर्सिटी के 2nd सेमेस्टर में ही घर आ जाए। मैं अब तुम्हारा ख्याल उस तरह नहीं रख सकूंगी। उन्होंने वक्फा लिया और उसके तासुरात देखे।
वो रो देने को थी, जैसे सोच रही हो कि क्या आप ही को मुझसे मोहब्बत नहीं रही शादी के बाद, क्योंकि तुम खाला बनने वाली हो तो जाहिर है कि अब मैं तुम्हारा ख्याल वैसे नहीं रख सकती, अब तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। उन्होंने ये कहा तो उसकी जान में जान आई और फिर एकदम ही खुशी से उसका दिल गुदगुदी करने लगा था। वह जल्दी से अपनी आपी के गले लग गई। उसका गला लगना इतना जोश लिए हुए था कि हाथ भाई बोले, आराम से लड़की, आराम से। ये सुनकर वह अलग हुई और खजालत से मुस्कुरा दी। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए जूस बना कर लाती हूँ। ये कहकर वह इतनी तेजी से उठी और बाहर को बढ़ी थी कि सारा ने बेइख्तियारी कहा, ख्याल से। मगर हमारी जैनब मोहतरमा की तो खुशी ही इतनी थी कि पूछो ही मत। उसके जाते ही सारा अपना सर पकड़ कर बैठ गई। एक तो ये लड़की कब बड़ी होगी, अगर अभी गिर जाती तो हो जाएगी वो बड़ी बेगम। अब तसल्ली रखें और सबसे ज़्यादा ख्याल रखें खुद का भी और हमारे आने वाले मेहमान का भी। ये कहते हुए वो उसके करीब ही बैठ गया। 6 माह बाद। आपी ये कितना प्यारा है, इसका नाम मैं रखूंगी। वो इनक्यूबेटर में मौजूद उस नन्हे से वजूद को देखते हुए हॉस्पिटल के बेड पर लेटे सारा से इजाज़त मांग रही थी। बल्कि इजाज़त क्या मांग रही थी, वो तो धौंस जमा रही थी। मगर हाथ ने कहा था कि वो रखेंगे। सारा जैसे उसे छेड़ रही थी और वो छिड़ भी जाती, मगर तभी हाथ वहाँ आया। मैंने ऐसा कब कहा, जैनब ही रखेगी। यह सुनकर जैनब ने जुबान निकालकर सारा को मुंह बनाकर दिखाया था। सारा उस तरह से सर हिलाने लगी थी जैसे सोच रही हो कि ना ही ये लड़की बड़ी होगी, ना ही ये उसकी साइड लेना छोड़ेंगे। सब कितना प्यार करते थे जैनब से, आप मुझे इसे थोड़ा सा तंग तो करने देते हैं, सारा ने खफा खफा से अंदाज में कहा। बेगम अपने शोहर को माफ कर दें कि उसने आपके इस काम में खलल डाला। हाथ ने कुछ इस अंदाज में झुककर कहा था कि जैनब का कहकर पूरे कमरे में गूंज उठा। हंसते हंसते वो रुकी और कहा, जुहैब, जुहैब होगा इस छोटे से गुड्डे का नाम। इस तरह से मेरा नाम भी जे से शुरू होगा और इसका भी, और तो और इसी तरह मेरा भी नाम बे पे खत्म होगा और इसका भी। तो उन दोनों ने भी उसे तारीफी नजरों से देखा था। दोनों को नाम पसंद आया था। 11 माह बाद। आप ही जल्दी आए। आ रही हूँ, क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? ये देखें जुहैब को। तभी एप्रन उतारती सारा की नजरें जुहैब पर पड़ी थी, जो वो मुश्किल सोफे को पकड़े खड़ा था और उसी ही पकड़ रहे जरा आगे बढ़ा था, यानी पहला कदम उठाया। सारा की आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे थे। बेशक अल्लाह ने उससे उसके माँ बाप को लेकर आजमाइश में मुब्तला किया था, मगर अब जुहैब, हाद और जैनब को देखती तो उसे अपनी जिंदगी बहुत खूबसूरत लगती थी। आप ही कहाँ खो गई? जैनब ने उसे बाकायदा झिझक कर पूछा था। कहीं नहीं, बोलो तुम क्या कह रही थी? आज उसी खुशी में बाहर लंच करेंगे। ठीक है। पहले वो मना करने वाली थी, लेकिन वो मान इसलिए गई थी कि उसे पता था कि जैनब ने अभी ना सुनने के बावजूद भी बाद में उसे मना ही लेना था। उनकी जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। वक्त रेत की मानिंद हाथ से फिसलता जा रहा था और उन सब की जिंदगी के 2 बेहतरीन साल यूं ही गुजर गए। फिर आया वो दिन। जैनब अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी जब हाथ भाई की कॉल आई थी। वो उसे घर जल्दी आने का कह रहे थे। उसे लगा शायद उसका बर्थडे है तो सबने सरप्राइज प्लान किया होगा, मगर उसे क्या पता था कि किस्मत इतना भयानक सरप्राइज देगी। जब वो घर पहुंची तो हाथ भाई ने उसे कॉल करके कहा था कि घर से जुहैब को लेकर हॉस्पिटल आए, क्योंकि सारा सीढ़ियों से गिर गई थी। साथ ये भी कहा कि वो जब हॉस्पिटल आए थे तो सारा को इस तरह देखकर जुहैब को बिल्कुल ही भूल गए थे। जैनब को लगा जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल ली हो, कहीं आप ही को कुछ हो गया तो। मगर हाथ भाई ने उसे कहा कि मामला इतना संजीदा नहीं है। जब वो वहाँ पहुंची, जुहैब कमरे में सो रहा था। उसे लिए वो हॉस्पिटल आई तो उसे अंदाजा हुआ कि मामला हाथ से निकलता जा रहा था। उसकी बहन जो उसके लिए सब कुछ थी, वो आईसीयू में थी। जैनब ने आईसीयू के दरवाजे में बने दायरे से अंदर देखा तो उसे लगा जैसे उसके दिल में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और हाथ भाई से मुखातिब होकर कहा, वी आर सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। कोई उनसे पूछे कि उनका सॉरी उनके जख्म भर देगा? क्या उस चीज़ के लिए सॉरी कहना सब ठीक कर देगा? उसकी वो बहन जो उसका सब कुछ थी, उसे छोड़कर जा चुकी थी, और वो भी कैसे? सीढ़ियों से गिरकर। मतलब जो उसके लिए उसके माँ बाप, बहन, दोस्त सब कुछ थी, वो उसे इतना जल्दी छोड़ गई। आखिर जो उसे अजीज होते हैं वो यूं ही चले क्यों जाते हैं? वो और कितना झेले। कभी कभी उसका दिल करता था कि अल्लाह से बहुत सारे शिकवे करे, लेकिन वो खुद पर जब्त कर लेती। स्वयं के बाद उसने हाथ भाई का घर छोड़ दिया। उसकी बहन वहाँ नहीं थी, वो कैसे रहती वहाँ? और हाथ भाई ने भी कोई एतराज नहीं किया था। वो खुद भी तो इतना टूट गए थे अपनी बेगम के जाने के बाद। हर वक्त बिखरे बाल, सुर्ख आंखें, और आज इतने माह बाद भी
उनका यही हाल था। पहले तो उसके लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल था, मगर फिर उसने सुहेब के लिए खुद को संभालने का सोचा और कुछ हाथ भाई को भी सहारा दिया। अब ये था कि हाथ भाई नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगे थे। वो हॉस्पिटल जाने लगे और अपने बंगले में तो वो कब से शिफ्ट हो गए थे। उनका कहना था कि अगर उसी घर में कुछ अरसा और रहे तो मर जाएंगे। वो सुहेब को अपने साथ रखते थे क्योंकि फ़िलहाल उन्हें पता था कि ज़ैनब को खुद को संभालने की हिम्मत नहीं है। कहाँ वो सुहेब को संभालती, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाते और वहाँ नर्स उसका ख्याल रख लेती। कभी सुहेब को उसके पास छोड़ जाते, कभी अपने साथ सुला लेते। ज़ैनब की खुद की यूनिवर्सिटी वैसे ही पूरी हो गई थी। उसके सालगिरह के दिन, बल्कि उसकी ज़िंदगी के सबसे स्याह दिन, उसका आखिरी पेपर था। ज़ैनब ने साइकोलॉजी में मास्टर्स करने के फैसले को फ़िलहाल तर्क कर दिया था। सारा की तो MBBS की इंटर्नशिप के बाद जॉब ना करने की ये वजह थी कि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिल गया था, और ज़ैनब की वजह ये थी कि वो अपनी बहन को खोने के बाद अब हिम्मत नहीं रखती थी यूनिवर्सिटी जाने की। फिर ज़ुहैब को भी उसकी ज़रूरत थी। उसने अपनी माँ को खोया था, उसे तो अपनी खाला जाने की अब हर वक्त ज़रूरत थी। ज़ुहैब की ज़िद और ज़ैनब को बेहतर होता देखते हुए हाथ भाई उसे अब वहाँ अक्सर छोड़ जाते थे। एक माह बाद जब वो बिल आखिर पूरी तरह संभली तो आपी उसके ख्वाब में आने लगी। उसे उसकी और ज़ुहैब की हिफाजत का कहने लगी, जिससे उसका जहनी दबाव बढ़ने लगा था। लेकिन वो सोचती थी कि उन्हें किससे खतरा होगा। तभी एक दिन ज़ुहैब ने जिद की कि वो अपने घर जाना चाहता है। ज़ैनब उसे वहाँ ले आई। सारा आपी जहाँ रुखसत होकर गई थी, उस घर को देखकर ज़ैनब का दिल भर आया था। कुछ वक्त के लिए उसे लगा जैसे सारा आपी उसके साथ है। वो घर उसी इलाके में चंद मिनट के फासले पर था जहाँ उनका अपना घर था, जहाँ वो अपने वालिदैन के साथ रहते थे और जहाँ अब ज़ैनब अकेले रह रही थी। ज़ुहैब वहाँ मौजूद फूलों की क्यारियों के करीब बैठे हुए फूलों पर मंडलाती तितली को देख रहा था। तब उसके करीब बैठी ज़ैनब की नजरें उन फूलों की क्यारी में पड़े एक झुमके पर पड़ी। ये झुमका उसकी बहन का तो नहीं था, किसका हो सकता है यहाँ? आपी और उसके अलावा कोई लड़की थी भी नहीं इस घर में, और जाहिर है मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं था जो इतने महंगे झुमके अफोर्ड करे। ज़ैनब ने मोहल्ले के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उस दिन शाम में एक लड़की आई थी, मगर फिर वो 25 मिनट बाद ही घर से बाहर आ गई थी। जब उन्होंने पूछा वो क्यों पूछ रही थी तो उसने कह दिया था कि आपी ने उसे उस दिन आई लड़की को कुछ देने का कहा था, लेकिन वो उसे नहीं जानती इसलिए पूछ रही है, और उनसे उसका हुलिया भी पूछ लिया। वैसे शायद वो लड़की उन्हें भूल चुकी थी, मगर उसका हुलिया ऐसा था कि उन्हें वो याद रह गया था। जाहिर है कोई आम सी सोसाइटी में रहने वाले जब बड़ी सी गाड़ी में आई हुई इतनी महंगे कपड़े पहने एक लड़की को दाईशुदा बालों के साथ देखेंगे तो उन्हें याद रहेगी। ज़ैनब को लगा कि उसने उस लड़की को सारा के स्वयं पर भी देखा था, मगर ज़ैनब उससे नहीं मिल सकी थी। बस उसे कमरे के खिड़की से नजर आ गया था। वो सहन में खड़ी होकर हाथ भाई को कुछ कह रही थी, गुस्से में लगती थी, लेकिन हाथ भाई रोते रहे थे और कुछ ना बोले तो वो बाहर की दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अभी वो बाहर कदम रखती कि हाथ भाई ने उसे उसके करीब जाकर कुछ कहा था, जिससे उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया था। ज़ैनब उसका चेहरा वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकी थी, बस उसके चेहरे के खौफ के पास बढ़ती सफेदी थी जिसने उसे मुतवज्जा किया था। अचानक किसी के बुलाने पर उसने एक लम्हा देखकर चेहरा फेर लिया था, और जब दोबारा देखा तो वो लड़की वहाँ नहीं थी। लेकिन उसे ये याद था कि उस लड़की ने उस दिन किसी तरह का कोई जेवर नहीं पहन रखा था। ज़ैनब ने सोचा था बाद में भाई से पूछेगी, न जाने कौन थी, शायद दोस्त हो उनकी। अब क्या वो भाई से पूछे? नहीं, वो क्यों यकीन करेंगे उस पर? कोई सबूत तो हो। अब आखिर वो उस लड़की को ढूंढे कैसे? उसके दोस्त ने उन्हीं दिनों में उसके ख्वाबों की वजह से होने वाले डिप्रेशन को मद्देनजर रखते हुए ज़ैनब को साइकोलॉजिस्ट गुलनूर से मिलने का मशवरा दिया था कि वो एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट है और तुम्हारी आपी की सीनियर भी है। फ़र्क ये है कि दोनों का डिपार्टमेंट मुख्तलिफ है। अक्सर लोग कहते हैं कि साइकोलॉजी पढ़ने के बाद भी डिप्रेशन, तो उन्हें बताती चलूँ कि किसी साइकोलॉजी स्टूडेंट को या साइकोलॉजिस्ट को ये कहना कि तुम्हें डिप्रेशन नहीं होना चाहिए बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी बिजनेस स्टूडेंट को ये कहना कि तुम्हें गरीब नहीं होना चाहिए। जब वो वहाँ गई तो जो हुलिया उसे बताया गया था वो गुलनूर से बहुत ज़्यादा मिलता था। न सिर्फ उसके नकुश बल्कि उसके ब्रांडेड लिबास भी। पहले सेशन के बाद उसने घर आकर अपनी याददाश्त के मुताबिक उसका स्केच बनाया। वो हमेशा स्केचिंग में अच्छी रही थी
और वापस उस मोहल्ले में जाकर उन लोगों को दिखाया था। स्केच को देखकर उन्होंने तस्दीक कर दी थी। जब तस्दीक हो गई तो उसने अपनी दोस्त जिसने मशवरा दिया था उसे गुल्लूर के बारे में पूछा था। पूछने पर उसने बताया था कि वो लीड क्लास से ताल्लुक़ रखती है। उसके वालिदैन शुरू में पाकिस्तान में रिहाइश पजीर थे, मगर जब उसके माँ बाप को उसके भाइयों ने बाहर बुलाया तब वो दोस्तों की वजह से जिद करके पाकिस्तान में ही रहने लगी। उसके घर वाले ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। ये जानकर उसे थोड़ी परेशानी हुई, मगर उसने सोचा जब वो उसका एतराफ़ रिकॉर्ड करके भाई को बताएगी तो वो कोई कदम ज़रूर लेंगे। थर्ड सेशन में उसका यही करने का इरादा था। जब वो ये सब सोच रही थी तभी कोई छोटे छोटे कदम लेता हुआ किचन में आया था। खाला जानी। ज़ुहैब नींद भरी आंखों से बमुश्किल खोलकर उसे देख रहा था। उसके पुकारने पर वो अपने ख्यालों से बाहर आई थी। जल्दी अपने आंसू पोंछकर गहरा सांस भरा और पूरी तरह उसकी जानिब पलटी। अरे मेरा प्यारा भांजा उठ गया। वो उसकी तरफ बढ़ी, गोद में उठाकर उसका चेहरा धुलवाया और जो शेक बना चुकी थी उसे आहिस्ता आहिस्ता पिलाने लगी। आपको पता है आज हमारे घर एक बिल्ली आई। अरे वाह, मेरे लिए नहीं लाए? वो खफा सा बोली। खाला जानी, आपके लिए तो मैं नई वाली लाऊंगा। वो तो ऐसे ही बाहर से आई थी। और उसने उसके हाथ पर जिससे वो उसे शेक पिला रही थी हल्का सा कस लिया। ये उसका अंदाज था उसे ये कहने का कि वो नाराज़ नहीं हो। आखिर कोई इतने प्यारे बच्चे से नाराज़ हो सकता है क्या? वो उसके साथ यूं ही बातें करती रही और वो उसके करीब ही सो गया था। कुछ देर बाद जब वो भी उसी के साथ सो गई, बाद अज़ा ये रोज़मर्रा का मामूल बन गया। वो रोज़ उसके पास आता, रात उसी के साथ सोता, सुबह चला जाता। जब वो गैर मौजूद होता तो वो इंटर्नशिप के लिए फॉर्म जमा करवाने चली जाती। जो कुछ भी था वो हाथ भाई का पैसों के मामले में अब कोई ऐसा नहीं लेना चाहती थी, या कभी कहीं बाहर अपने जहन को परसुकून कर लेती। वैसे भी रात जब वो उसके साथ होता तो उसे ख्वाब नहीं आते थे, न ही नींद की गोलियों की ज़रूरत होती थी। ज़ुहैब को कहानियाँ सुनाते सुनाते उसे खुद भी नींद आ जाती थी। शायद उसे ख्वाब वाकई उसकी तन्हाइयों की वजह से आते थे। हाँ, तन्हाइयाँ? क्या वाकई वो सिर्फ तन्हाइयों की वजह से आते थे? थर्ड सेशन। वो दोनों उसी कमरे में मौजूद थे। आज गुलनूर ने सब्ज रंग की शलवार कमीज पहनी हुई थी, जबकि ज़ैनब काले रंग का अबाया और हम रंग स्कार्फ लिए हुए थी। तो हम सेशन शुरू करें? ज़रूर, लेकिन उससे पहले क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? उसने सर्द लहजे में कहा। नहीं, मैं आपको या आपकी बहन को नहीं जानती। नूर को तो जैसे पता था कि वो यही सवाल करेगी, क्योंकि पिछले 2 सेशन में उसने सिर्फ यही सवाल किया था। अरे नहीं, कुछ और पूछना चाहूँगी मैं। ज़ैनब का लहजा अजीब था। श्योर? नूर को अंदर ही अंदर हल्का सा खौफ लाहक हुआ कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया। फिर उसने खुद को तसल्ली दी कि नहीं नहीं, क्यों पता चलेगा? और कौन सा मैंने कुछ गलत किया है? मैं तो वहाँ बस वो लेने ही गई थी जो मेरा था। मुझे कहाँ मामले की संगीनी का अंदाज़ा था कि यह हादसा हो जाएगा, लेकिन ये सोचते उसकी ज़मीर ने उसे नापसंद ज़रूर किया था, जिसकी तकलीफ उसे कहीं बहुत अंदर महसूस हुई थी। जी, तो ये झुमका आपका है? ज़ैनब ने एक झुमका नूर के सामने किया था। वो वाइट गोल्ड का खूबसूरत सा झुमका था और उसके दरमियान में रूबी का खूबसूरत सा नग लगा हुआ था, जिसके गिर्द क्रिस्टल के छोटे से फूल लगाए गए थे। वो झुमका न ज़्यादा भारी था न ज़्यादा हल्का। नहीं, ये मेरा नहीं है, नूर ने पुरएतमाद लहजे में कहा। ओह, तो ये आपका नहीं है? तंज़िए लहजे में कहा गया। तो ये भी फिर आपका नहीं है? ज़ैनब ने नूर को नूर के ही इंस्टा पर पोस्ट की गई तस्वीर अपने मोबाइल से दिखाई थी, जहाँ कैप्शन में साफ लिखा था कि ये उसके आज तक के कस्टमाइज्ड करवाए गए पसंदीदा तरीन झुमके हैं जो किसी के पास हो ही नहीं सकते। वो तस्वीर देखकर नूर के गले में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई थी। शायद वो सच बता दे तो वो उसे माफ़ कर दे, लेकिन क्या उसे सच बताना चाहिए? दरअसल मुझे सिर्फ सच सुनना है, सिर्फ सच। कुछ तो खुदा का खौफ होना चाहिए आपको। ज़ैनब के लहजे में कुछ ऐसा था जिसने एक लम्हे के लिए नूर को मुंजमद कर दिया था। फिर उसने कहना शुरू किया, क्योंकि नूर खुद ही अब ज़मीर को जवाब देते देते थक गई थी। 8 माह पहले। वेट, यहाँ 8 माह पहले का जिक्र? मेरी बहन का इंतकाल तो 4 माह पहले हुआ। मुझे ये सब नहीं सुनना, असल बात की तरफ आए। ज़ैनब ने तेश में आते हुए खुद को कंपोज किया था। सच ही कह रही हूँ ज़ैनब, मुझे सुन तो लो। उसने जैसे मिन्नत की। जैसे मुझे मालूम नहीं आपके करतूत। ज़ैनब सिर्फ सोच के रह गई। नूर उसे खामोश देखकर फिर बोलना शुरू हुई। मंजर बदलने लगा। नूर एक घर में निहायत गुस्से से दाखिल हुई।
हाद, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? 5 सालों से लेकर कल तक तुम मेरे मोहब्बत का दम भरते रहे हो, और आज मुझे पता चला है कि तुमने न सिर्फ शादीशुदा हो बल्कि 2.5 साल बेटा भी है तुम्हारा। उसने लॉन में खड़े फॉर्मल ड्रेस में मलबूस एक खुश शक्ल से मर्द को मुखातिब किया था, जो उसे देखकर एक लम्हे को ठिठका। शायद उसे नूर के यहाँ आने की उम्मीद ना थी। नूर, मेरी मजबूरी को समझो। कल भी समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर तुम उठकर चली गई क्योंकि तुम्हें अपने दोस्त की आधी बताई गई बात पर ज्यादा यकीन था। वो मजबूरी? हाँ, क्या मजबूरी समझूं मैं तुम्हारी? ये कहते नूर ने उसे हल्का सा धक्का दिया तो वो भी गुस्से होने लगा, मगर जल्द उसने अपने गुस्से को काबू कर लिया। अच्छा, यहाँ बैठो, बात तो सुनो मेरी। उसने नूर को करीब रखी कुर्सी पर जबरदस्ती बिठाया और उसके कदमों के करीब बैठकर उसके हाथों को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, तो नूर अपने हाथ छुड़वा लिए, जिस पर हाथ गहरा सांस लेकर रह गया और फिर कहना शुरू किया। उस लड़की से मजबूरी में शादी करनी पड़ी मुझे यार, वो बेटा भी मेरा नहीं है। खुद सोचो, वो शादी के सिर्फ 6 माह बाद पैदा हुआ। किसी और का खून है वो बच्चा। बदनाम हो जाती वो तभी मैंने उससे शादी की। मैं तलाक दे दूंगा उसे। तुम वाकई उसे तलाक दे दोगे? हाँ यार, मोहब्बत तो मुझे तुमसे थी, है और हमेशा रहेगी। वो मेरी मन्नत समाजत कर रही थी, तभी मुझे शादी करनी पड़ी। उसे तुम ही मिले थे पूरी यूनिवर्सिटी में। तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से यकीन कर लूँगी तुम्हारी बात का? मतलब तुम्हें यकीन नहीं मेरी बात का? हाथ ने उसे हैरत से देखा। वो हर्ट लग रहा था। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, मगर ये कोई यकीन करने वाली बात नहीं है। वो उसकी बात पर उलझन का शिकार हुई। तुम रुको, मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ अपने दोस्तों से, और तुम खुद बताओ। अगर मैं उससे मोहब्बत करता तो धूमधाम से शादी न करता, और अगर मेरी मोहब्बत होती तो क्या वो वहाँ एक मिडिल क्लास टाइप जगह पर रहती? उसकी ये बात सुनकर वो कुछ नर्म हुई, और उस पर हाथ ने नूर की बात भी करवा दी थी उसके दोस्तों से, जिससे नूर को और तसल्ली हुई। न सिर्फ ये बल्कि हाथ नूर को उनकी पसंदीदा जगह भी लेकर गया था। वो राजी हो गई। नूर को उससे मोहब्बत ही इतनी थी। औरत बाज़ दफ़ा मोहब्बत में कितनी अंधी हो जाती है ना। मेरे सामने खुद को मजलूम बनाकर पेश मत करें, ज़ैनब हर दर्जा तलखी से बोली। तो नूर ने अपनी सुर्ख आंखें, जो पहले उसी गोद में रखे अपने हाथों पर मरकूज थी, उठाकर ज़ैनब को देखा। नूर की आंखें देखकर ज़ैनब को उस पर तरस आया। नहीं, उसे अपनी बहन की कातला पर तरस नहीं आना चाहिए। फोकस ज़ैनब, फोकस। मोहतरमा, मेरे साथ ये खेल मत खेले, और असल कहानी यानी उस दिन क्या हुआ वो बताएं। ज़ैनब के नागवारी से बोले गए जुमले को सुनकर नूर फिर से कहना शुरू हुई। उस दिन मैं उसी घर गई जहाँ तुम्हारी आपी रहती थी। तुम शायद वहाँ नहीं थी। हाथ ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर वो बाहर आने लगा ताकि मुझसे बात कर सके, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। हाथ की झूठी तसल्ली से तंग आ चुकी थी। मैं फैसला करके गई थी कि आज सब खत्म करूंगी, या उसकी ज़िंदगी में सिर्फ मैं रहूंगी या तुम्हारी बहन, मगर मुझे नहीं पता था मामला इतना बिगड़ जाएगा। ये कहकर उसने ज़ैनब को देखा, जो खामोशी से उसे सुन रही थी। मैं जब अंदर दाखिल हुई तो तुम्हारी बहन भी सहन में मौजूद थी। उसकी गोद में एक बच्चा सोया हुआ था, शायद वो ज़ुहैब ही था। बिलाशुबा तुम्हारी बहन बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर मुझे लगा शायद उसकी खूबसूरती की वजह से ही हाथ उसे नहीं छोड़ रहा। सारा ने मुझे देखा तो आंखों से हाथ को इशारा किया, जैसे वो पूछ रही हो कि मैं गुस्से में क्यों हूँ। वो मुझे जानती थी। मैं और सारा यूनिवर्सिटी में सीनियर और जूनियर होने के साथ साथ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स से भी थे, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते थे। नूर ने यहाँ तक कहकर अपने चेहरे पर आए आंसू पोंछे। विक्टिम कार्ड। ज़ैनब को उससे नफरत महसूस हुई। कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है? खैर, सुन लेते हैं, देखते हैं कितना गिर सकती है। ज़ैनब की आंखें खुद भी जब्त से लाल हो चुकी थी। तो मैंने उस दिन उससे गुस्से से कहा कि उसका मतलब क्या नाम था तुम्हारी बहन का? हाँ, सारा नाम था उसका, सही कहा ना? नूर ने उससे पूछा, मगर ज़ैनब बस उसे सद नजरों से देखती रही। एक्टर ना हो तो, लेकिन यह भी तो हो सकता है ज़ैनब वो वाकई तकलीफ में हो। नहीं लड़की, वो तुम्हारी बहन की कातिल हैं। सारा ने उससे इशारा करते पूछा, और मेरी देख उसकी तरफ बढ़ने लगी थी कि हाथ ने ज़बरदस्ती मुझे बाजू से पकड़कर ऊपर छत पर लेकर गया और उसे ये कह दिया कि मैं कोई पुरानी दोस्त हूँ। वो जैसे खुद असियत पर हंसी। पुरानी दोस्त? जब हम ऊपर पहुंच चुके थे तब हाथ ने मुझे बाकायदा खुद से झटक कर दूर किया और कहा कि मुझे क्या ज़रूरत थी वहां आने की। मतलब मुझे
जिससे वो कभी बहुत मोहब्बत करता था या शायद करता ही नहीं था, बस मुझे इस्तेमाल कर रहा था। नूर, मैं यहाँ आपका दर्द सुनने नहीं बैठी, जो हुआ था मुझे वो बताएं। ज़ैनब ने दुरुस्ती से कहा। हाँ, तो मैं अभी कुछ कहती कि सारा हमारे लिए जूस ले आई और वहाँ पड़े तख्त पर रखकर हमारी तरफ हैरत से बढ़ी, जैसे पूछना चाह रही हो कि बात क्या है। मुझे उस पर हद दर्जा गुस्सा आया हुआ था। मैंने उससे कह दिया कि आप जानती भी हैं मैं आपकी सीनियर होने के सिवा कौन हूँ। आपके शोहर नामदार 5 सालों से लेकर कुछ दिन पहले तक मुझसे मोहब्बत का दम भरते रहे थे। उसने तो ये भी कहा था कि कुछ दिन में तुम्हें छोड़ देगा। वो आपसे तुम पर ही आ गई। मैं उसके और हाथ के खिलाफ जहर उगलती रही और वो खामोशी से सुनती रही और मुझे सर्द आंखों से तकती रही, बस खामोशी से। हालांकि उसकी गलती भी ना थी। हाथ ने मुझे रोकने की कोशिश की मगर मैं नहीं रुकी। जब मैं बोल बोल कर चुप हो गई तब वो हाथ से मुखातिब हुई। उससे पूछने लगी, क्या ये सच कह रही है? वो कुछ नहीं बोला, वो कुछ भी नहीं बोल पाया। उसे कुछ ना कहते देखकर अचानक नूर का हलक दर्द करने लगा था और उसने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर पानी पिया। चंद लम्हे खुद को कंपोज करने के बाद फिर गाना शुरू किया। उसे कुछ न कहते देखकर मुझे तो तकलीफ हुई मगर सारा की तकलीफ ज़्यादा थी। सारा ने अपने आंसू जब्त करते उसे से कहा कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाथ इतना बड़ा धोखा। उसके लहजे में अजियत ही अजियत थी। सारा की बात सुनकर हाथ ने कहा कि मैं तुम्हें बताने वाला था। ये कहते वो मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था, जैसे मैंने उसका कोई प्लान खराब कर दिया हो। कितना संगदिल था वो तब। फिर हाथ ने मजीद कहा, मैं यूँ इस छोटे से घर में मजीद नहीं रह सकता। हाँ, मैं नूर से कभी मोहब्बत करता था, लेकिन जब मैंने तुम्हारी तरफ देखा और मुझे तुमसे मोहब्बत हुई तब मुझे लगा कि जैसे मुझे नूर से कभी मोहब्बत हुई ही नहीं थी। यकीन करो, मुझे तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत है, मगर मैं यहाँ यूँ नहीं रह सकता। एक दुनिया जिस पर मैं हक मत चाहता हूँ, यही ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे मिलने आया करूँगा क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। फिर भी अगर तुम अलग होना चाहो तो मैं इतनी जल्दी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। कुछ साल बाद से ही, तब तुम चाहो तो ज़ुहैब की कस्टडी भी रख सकती हो। मैं तुमसे तुम्हारा बेटा नहीं लूँगा। इतना जालिम नहीं हूँ। कितना अजीब शख्स था, बस अपना सोच रहा था। दोनों की रूह को जख्मी कर कर कह रहा था कि इतना जालिम नहीं हूँ। हद होती है। मुझसे साथ उसे बस इसलिए चाहिए था कि उसकी दौलत की हवस पूरी हो सके। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि हाथ को मोहब्बत मुझसे थी ही नहीं, और सारा से अगर उसे मोहब्बत थी तो वो उसके जज्बात की परवाह नहीं कर रहा था, बल्कि हाथ को तो उससे भी मोहब्बत नहीं थी। होती तो साथ रहता, हालात की परवाह न करता। हाथ ठहरा मुफाद परस्त इंसान, उसे बस अपनी पड़ी थी। अगले के हालात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नूर ने गहरा सांस भरा। ज़ैनब दम साधे उसे सुन रही थी। हाथ भाई इतना कैसे गिर सकते हैं? नहीं, ये झूठ बोल रही है। लेकिन अगर सच हुआ तो? ये सोच कर के ये सच हुआ तो उसका दिल इस तरह धड़का जैसे बाहर आ जाएगा और उसे अचानक खांसी लाक हुई। नूर ने जल्दी से पानी का गिलास उसके सामने किया, मगर उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाल कर ही पानी पिया और नूर के हाथ को नजरअंदाज कर दिया। नूर खुद पर एक बार फिर अंदर ही अंदर हंसी थी। तुम्हें लगता है वो तुमसे पानी लेगी? उससे जिसे वो अपनी बहन का कातिल समझती है? ज़ैनब को कंपोज होता देखकर वो फिर कहना शुरू हुई। हाथ की बातें सुनकर मैंने अपना ज़ब्त खो दिया और तेज से उसे कह दिया कि मुझे उसके साथ सिरे से रहना ही नहीं। मैं उस जैसे मफाद परस्त शख्स के साथ नहीं रह सकती। और वो मुझे समझाने लगा था कि नहीं, वो मफाद परस्त नहीं है। मुझे समझाने के साथ साथ सारा को भी कहता रहा था वो उसका बैंक अकाउंट खाली नहीं होने देगा और बाकी हकूक भी पूरे करेगा। वो सारा को भी खुद सा समझ रहा था। हाथ ने मजीद कहा कि ये घर वैसे भी उसके नाम है, वो यहाँ रह सकती है, वो उसे तलाक नहीं देगा, वो दे ही नहीं सकता था। ये बहस यूं ही चलती रहती, मगर सारा अचानक उठी और नीचे जाने के लिए पलटी, जैसे वो अपने अल्फाज हम पर ज़ाया नहीं करना चाहती थी। उसे पलटते देख वो मुझे छोड़कर उसके पीछे गया। मैं पीछे अकेली वहाँ खड़ी थी। मेरी किस्मत में शायद अकेला ही रहना था। आपको गलत शख्स से मोहब्बत हो तो आप अक्सर अपने अंदर ही अंदर मर जाते हैं, और उस दिन मेरे साथ यही हुआ। उन्हें जाता देख मैं उनके पीछे गई। अब बस मैं जल्द से जल्द वहाँ से गायब हो जाना चाहती थी। मैं जो हर मामले में इतनी खुददार थी, मोहब्बत के मामले में खुद को गिरा रही थी। इस बात का इल्म होना कि जो मुझे जान से ज़्यादा अजीज था उसे मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं, मेरे दिल को किरची किरची कर रहा था।
जब मैं सीढ़ियों के करीब पहुंची तो देखा कि वो सारा को कुछ कह रहा है, लेकिन वो सुन नहीं रही थी। शायद वो मिन्नत कर रहा था या शायद वो गुस्सा हो रहा था। मैं समझ न सकी, तभी वो उस पर चीखा था, सारा मेरी जान, मेरी मजबूरी को समझो। तो सारा ने जख्मी नजरों से हाथ को देखा और कहा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझते समझते तुम्हारी असलियत समझ गई हाथ। ये कहकर वो पलटी और चली भी जाती अगर हाथ वो न करता जो उसने किया। हाथ ने अपना हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ाया। मुझे लगा वो उसे रोकेगा और कहेगा कि बस वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं, वो जा ही नहीं सकता। मुझे अब तक की गुफ्तगू से यही अंदाज़ा हुआ था कि सारा को इस सब का पहले इल्म ही नहीं था, वरना वो शादी ना करती। और यूनिवर्सिटी में वो मुझे अच्छी लगी थी, सब्र व शुक्र वाली और सबकी फिक्र करने वाली। हालांकि मेरी महबूब की मोहब्बत थी, मुझे अच्छी नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन मुझे उससे हमदर्दी हो रही थी। हम दोनों को ही गलत शख्स से मोहब्बत हुई थी। साइकोलॉजी का इल्म होने के बावजूद, मैं और उसके साथ एक घर में होने के बावजूद, सारा अपने पसंदीदा मर्द को पहचान ही नहीं सकी थी। फिर क्या हुआ? भाई ने रोका अपिया को। इस सारी बात के दौरान ज़ैनब ने उससे पहली बार कुछ पूछा था। नहीं, वो क्यों रोकता? उसने उसे रोकने के बजाय उसे धक्का दिया। वो दोनों उस वक्त दूसरी सीढ़ी पर मौजूद थे और तकरीबन 15 सीढ़ियाँ और थी जो नीचे को जाती थी। वो उनसे नीचे गिरती गई। उसके सर का पिछला हिस्सा कभी किसी सीढ़ी को कोने में लगता, कभी चेहरा तो कभी माथा। आखिर में उसका सर का पिछला हिस्सा निहायत जोर से ज़मीन से टकराया तो उससे भल भल खून बहने लगा। वो अब भी सांस ले रही थी, बल्कि ये कहना बेहतर होगा सांस लेने की कोशिश कर रही थी। जब वो ज़मीन पर गिरी तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरकर उसके करीब बैठा और कहने लगा, देखो क्या करवा दिया मेरे हाथों। कहा भी था तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मगर तुमने सुना ही नहीं। फिर हाथ ने सारा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मुझे 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 तुमसे बहुत मोहब्बत है सारा, बहुत ज़्यादा, इतनी कि मैं तुम्हें जीते जी किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। अब चूँकि तुम जिंदा ही नहीं रहोगी तो कहाँ किसी और की हो सकोगी। मुझसे माफ़ कर देना, मुझे तुम बहुत प्यारी हो। वो धीरे से ये सब कह रहा था जैसे कोई आम सी बात कह रहा हो। मैं उसके नीचे उतरने के बाद नीचे उतरी थी और उनसे कुछ सीढ़ियाँ ऊपर खड़ी ये सब सुन रही थी। ये सुनते सारा की आंखें खौफ, अजियत, हैरत में एक बारी को उभरते देख सकती थी। वो मरना नहीं चाहती थी, उसे अपने बेटे की और तुम्हारी फिक्र थी। मैं सारा को ऐसा सांस लेता देखकर हाथ की तरफ और उससे ये कहने को झुकी थी कि उसे हॉस्पिटल ले जाएं, मगर उसने तकरीबन चीख कर कहा, देखा नहीं तुमने, वो सोने की कोशिश कर रही है। उसका लहजा ऐसा था कि मैं डर गई। इससे पहले वो मुझे कुछ और कहता, मैं जल्दी से वहाँ से निकल आई। वो मुझे मार देता। जो अपनी मोहब्बत को मार सकता है, मुझे भी मार सकता था। पीछे वो अब भी उससे बात कर रहा था जैसे कोई पागल हो। मुझे नहीं पता था वो बची या मर गई। उस वक्त मुझे बस अपनी जान की पड़ी थी। मैं बाहर निकली तो जल्दी में मेरे बाल बाहर दरवाजे के लॉक में अटक गए थे। मुझे नहीं पता था कि किस तरह मैंने उन्हें निकाला। स्वयं वाले दिन क्यों आई थी? एक आस थी शायद वो जिंदा हो। मेरा ज़मीर मुझे कचोके लगा रहा था कि मैं कैसे किसी को मरता हो छोड़कर आई, मगर जब वहाँ पहुँची तो सहन में सिर्फ वो खड़ा था, बेतासुर चेहरा लिए। कमरे से गैर मामूली तादाद में लोगों की आवाज़ें आ रही थी। मेरे दिल को अंदर ही अंदर डर लग रहा था। पहले सोचा था नहीं पूछती किसी से, वापस चली जाती हूँ, मगर अपने दिल के हाथों मजबूर होकर एक औरत से जो अभी अंदर से बाहर आ रही थी से पूछने को बड़ी ही थी। जब हाथ ने निहायत बरहमी से मेरा बाजू पकड़कर और सहन के कोने में लाकर दीवार से लगाया और पूछा, क्यों आई हो? मुझे उस जालिम शख्स से नफरत से होने लगी। तुमने उसे मार दिया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिर तुम इतने जालिम तो नहीं थे। हाथ, तुमने एक औरत जो तुम्हारे बच्चे की माँ थी की जान ले ली। ओ खुदाया, तुमने उसे मार दिया। ओ खुदाया, तुमने इतना बड़ा जुल्म कर दिया। तुम्हें उस पर ज़रा सा तरस नहीं आया? मैं ऐसी और ढेर सी बातें कहती रही, साथ ही आवाज़ भी ऊंची नहीं होने दी। कोई सुन लेता तो क्या होता? मैं कहती गई, वो रोता गया। आखिर में तंग आकर मैं बाहर जाने लगी क्योंकि वो कुछ कह ही नहीं रहा था। उसी लम्हे वो मेरे करीब आया और मेरे कान में सरगोशी की, अगर ये बात तुमने किसी को बताई
तो सोच लो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का दूसरा कत्ल करना मुश्किल नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर मैं डर गई, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मैं मरना नहीं चाहती थी। बेशक बाद में मेरे माँ बाप मेरा बदला ले लेंगे, मगर मैं तो मर चुकी होती। मैं उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखे बगैर वहाँ से बाहर आ गई। कई दिनों में डरी सहमी घर में यानी यहाँ रही, लेकिन मैं कब तक बंद और सबसे दूर रहती। आखिर नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आना पड़ा। हालांकि ये अजियत है कि कम ही नहीं हो रही। मेरा ज़मीर मुझे छोड़ता ही नहीं। हाथ के बदलते रवैये को याद करो तो लगता है जैसे वो कोई नफ्सियाती मरीज हो। उन्हीं दिनों मेरा ध्यान मेरे झुमके की तरफ गया, जो मुझे पूरा घर ढूंढने के बाद भी नहीं मिला था। शायद वो उस दरवाजे के करीब लगी फूलों की क्यारी में ही गिरा था, तभी तुम्हें मिला, वरना मुझे यही लगा था मैंने उसे बाहर कहीं खो दिया। मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहती थी, लेकिन वो यहाँ किसी रिश्तेदार की शादी अटेंड करने आ गए, जिसके बाद मुझे भी फ़िलहाल यहीं रहना पड़ा। इस वाक़ये के बाद मेरा इस तरह की तकरीबियात से दिल उठ गया था, इसलिए मैं नहीं गई। शादी जल्द इख्तिताम पजीर हो जाएगी, फिर मैं भी अपने वालिदैन के साथ ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी। जैसे नूर ने सब बात कर खामोशी इख्तियार की, ज़ैनब ने ज़ोर से ताली बजाई, एक बार नहीं 2-3 बार, और तन से बोली, मानना पड़ेगा कहानियाँ अच्छी बना देती हो आप। ये कहानी नहीं है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें एतराफ़ करके सुना सकती हूँ। ओह, तो आप उस शख्स से एतराफ़ करवाएंगी जो आपको कत्ल की धमकी दे चुका है? वाओ! उसने सीधी आँख के आबरू को ऊपर उठाकर मसनूई तारीफ़ी और हकीकी तंज की मिलावट वाली नज़रों से उसे देखा। हाँ, कैसे? कल 5 बजे यहीं आ जाना। और मैं क्यों आऊँगी? ताकि तुम्हें हकीकत का यकीन दिला सकूँ। नूर की बात सुनकर ज़ैनब सबसे लाल होता चेहरा लिए वहाँ से निकल आई। नूर को नहीं पता था कि वो कल आएगी या नहीं, मगर फिर भी उसने हाथ को कोल मिलाई। जब ज़ैनब घर पहुंची तो उसे खासी देर हो चुकी थी। ज़ुहैब को आज वैसे भी नहीं आना था, इसलिए वो खुलकर रोने के घर से कमरे में चली गई। और वो इतना रोई जितना वो शायद अपनी बहन की मौत का सुनकर भी नहीं रोई थी। मतलब एक तो उसकी बहन का कत्ल किया गया था, दूसरा से वो कातिल समझती थी। वो कातिल ये मानना नहीं चाह रहा था कि कत्ल उसने किया, और घिसी पिटी कहानियाँ सुना रहा था। उसके हाथ भाई ऐसा नहीं कर सकते, वो तो इतना प्यार करते हैं उन सब से, खास कर आपी से। आपी के मरने पर कितना दुखी थे, ऐसा लगता था आपी के साथ वो भी अंदर ही अंदर मर गए। कई घंटे रोकर और अपना दर्द बाहर निकलकर वो नमाज पढ़ने के घर से उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वजू करके बाहर आई तो वो अपने दुपट्टे को चेहरे के गिर्द हिसाब की सूरत लपेट रही थी, और उसका शफाफ चेहरा पर अब भी पानी के कतरे मौजूद थे। ज़ैनब पहले सुकून व तहम्मुल से मगरिब की नमाज पढ़ी, और फिर आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसके जहन में एक सोच आई कि हम में से अक्सर लोगों को तो ये तक नहीं पता असल अंदाज में दुआ मांगी कैसे जाती है। खैर, वो जिन्हें जब सिखा सकी जरूर सिखाएगी, और अपनी दुआ की तरफ मुतवज्जा हुई। सबसे पहले उसने अल्लाह की हम्दो निसा की और उसके बाद उसने दरूद शरीफ पढ़ा। वो अल्लाह से मुखातिब हुई, या रब, मुझे इल्म नहीं है कि किसकी वजह से ये हुआ या कौन गुनहगार है। बेशक नियतों का हाल सिर्फ तू जानता है। मेरे मालिक, मुझे सही फैसला लेने की तौफीक दे, या रब। वो बार बार ये कहती जाती और रोती जाती। जब उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ, उसने दोबारा से दरूद शरीफ पढ़ा और अल्लाह की हम्द व सना की। कुछ देर बाद वो किचन में खड़ी चाय बना रही थी। कल के लिए उसे खुद में अच्छी खासी हिम्मत पैदा करनी थी। शाम 5 बजे वो उसी कमरे में मौजूद थी, क्योंकि ना चाहते हुए भी अपनी बहन को इंसाफ दिलाने का मौका वो हाथ से नहीं जाने दे सकती थी। ज़ैनब को देखकर नूर ने उसे बुक शेल्फ के ओट में खड़ा होने का कहा था। वैसे वो तो सोफे पर बैठे लोगों को देख सकती थी, मगर कमरे में दाखिल होने वाले को ये अंदाज़ा न होता कि कोई वहाँ मौजूद है। खास तौर पर जिस सोफे पर नूर के सामने वो बैठी थी, वहाँ से उस सोफे की पुश्त नज़र आती थी। वो उन्हीं सोचों में गुम रहती अगर कोई कमरे में दाखिल न हुआ होता। अल्लाह अल्लाह, हाथ भाई। हाथ आया और जहाँ ज़ैनब बैठा करती थी उसी सोफे पर बैठ गया। नूर उसके सामने बैठी थी। उसने बरगंडी कलर की लंबी कमीज़ खुली जीन्स के साथ पहन रखी थी और बालों को जूड़े के अंदाज में क्लेचर में कैद कर रखा था, जबकि ज़ैनब खाकी रंग की लंबी स्कर्ट पर नेवी ब्लू टॉप और टॉप के हम रंग ही हिसाब पहने थी। बल्कि आज तो उसने नकाब भी कर रखा था। एहतियात ज़रूरी थी। कैसे हो हाथ? ये कहते नूर ने अपने नोट पैड के अंदर रखे मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। मैं ठीक नहीं हूँ नूर, बिल्कुल भी नहीं। मुझे उसका वो चेहरा नहीं भूलता।
वो बेबस लगता था, जैसे कोई पागल हो। ये उसके वो हर वक्त सही बात करने वाले और पुरएतमाद नजर आने वाले हाथ भाई तो नहीं थे क्या, जिसे वो उनका दुख समझती थी? वो वाकई पछतावा था। मैं तुमसे जो सवाल करूंगी उनके सही जवाब देना। हाँ, तभी मैं बेहतर तौर पर तुम्हें रिलैक्स कर सकूंगी। सच कहूँ तो जब तुम एक हफ्ता पहले तक मेरे पास आते रहे थे, मैं तुम्हें मना कर दिया क्योंकि तुम्हारा काम ही ऐसा था, लेकिन मैं क्या करूँ, मोहब्बत के हाथों मजबूर हूँ। जहाँ वो अपने गुनाह की वजह से जागे हुए ज़मीर के हाथों मजबूर था, वो मोहब्बत के आगे मजबूर लगती थी। मगर क्या वो वाकई सिर्फ मोहब्बत के हाथों मजबूर लगती थी, यानी दिखावा कर रही थी? या फिर नूर के हाथ के लिए मोहब्बत जो सो गई थी फिर जाग गई? तुम्हें यह पछतावा कब से शुरू हुआ? जब मैंने उसे धक्का दिया था, मुझे लगा था मैंने जो किया सही किया था, मगर जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया वो नहीं बची, तब से, या शायद तब जब मैंने ज़ुहैब को उसके लिए रोते हुए देखा, या फिर जब ज़ैनब की आंखों का खालीपन देखा। ओह, मुझे नहीं पता। ये कहकर उसने अपना सर अपने हाथों में गिरा लिया। और ये पछतावा बढ़ता कब गया? उन्हें इस तरह से देखते हुए रोज़ नए सिरे से पछतावा होता है। अब तो सारा मुझे नज़र भी आती है। नज़र आती है? कहाँ? हर जगह, हर जगह। मैं कमरे में सोने की कर से लेटना चाहूँ तो लगता है दीवार के कोने में खड़ी देख रही है। मैं ऑफिस में काम करना चाहूँ तो लगता है वो सामने चेयर पर बैठी देख रही है। हत्ता कि अगर मैं खुद को फ्रेश करने के लिए कहीं पार्क या पार्टी में जाऊँ, तो जब कभी अकेला होने लगता हूँ तब भी यूं ही दुख भरी आंखों से मुझे देखती है, बल्कि उनमें दुख के साथ साथ बहुत सी बेबसी, अजियत और धोखे की तकलीफ सब होता है। मुझे लगता है उस दिन मैं अंधा या फिर बेहिस हो गया था, वरना ये जज्बात देख लेता या महसूस कर लेता तो सारा को मरने हरगिज नहीं देता। तुम उसे देखकर क्या महसूस करते हो? मैं उसे देखता हूँ तो दिल करता है माफ़ी मांग लूँ। माफ़ी मांगने के घर से उसके पास जाने पर वो गायब हो जाती है, और गायब ना हो तब भी कुछ कहती नहीं, बस घूरती रहती है, जिससे मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूँ। खुदकुशी का लफ्ज़ नूर को बच्ची की तरह लगा था। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, बस तुम बाकायदा आते रहो, हम सेशन ले लेंगे। उस वक्त नूर उसकी तकलीफ को देखते ये फरामोश कर चुकी थी कि उसके सामने बैठा शख्स एक कातिल है, और उसी कमरे में उसके जुल्म का शिकार होने वाली की बहन खड़ी है, ये सुन रही है, जिसका यानी ज़ैनब का दिल कर रहा था उस शख्स को यही जिंदा गाड़ दे। अफसोस अपनी जगह, मगर क्या हाथ का अफसोस उसकी और ज़ुहैब की ज़िंदगी का खिला बह सकता था? नूर की बात सुनकर हाथ ने कहा, सच में ये सब ख्वाब आना और उसका यूँ नजर आना बंद हो जाएगा? नूर, मैं बहुत असियत में हूँ, बहुत ज़्यादा। हाथ का बस नहीं चल रहा था। वो सारा का नजर आना और उसके ज़मीर का उसे हकीकत दिखाना किसी तरह बंद कर दे। जब उसने वो जुमला कहा था तो अपने मजबूत हाथ उसके नाजुक से हाथों की तरफ बढ़ाए। नूर का दिल एक लम्हे को पसीजा, लेकिन हाथ ने उसका हाथ पकड़ने के बजाय उसके हाथ में मौजूद नोटपैड छीन लिया और उससे मोबाइल निकाल कर दूर फेंका। ये सब इतना तेजी से हुआ कि नूर को रद्द अमल देने का भी मौका न मिला, और वो फटी फटी आंखों से उसे देखती रही। हाँ तो नूर साहिबा, आपको क्या लगा आप मुझे हाथ को फंसा सकती हैं? नहीं, वो हाथ ने नूर की बात अभी मुकम्मल भी नहीं होने दी थी और मजीद कहा, ज़ैनब बाहर आ जाओ तुम भी। तो ज़ैनब को और ज़्यादा धचका लगा। उस पर हैरत और फिर खौफ की मिली जुली सी कैफियत तारी हो गई थी। वो हाथ के सामने नहीं आ सकती थी। उसे न आता देख वो दृष्टि से बोला, तुम आती हो या मैं आऊँ? मुझे पता है तुम बुक शेल्फ के ओट में खड़ी हो। हाथ की बात सुनकर उसे बाहर आना ही पड़ा। बाहर आते उसने नकाब हटा दिया, क्योंकि हाथ को पता तो चल ही गया था। चलो असल बात की तरफ आते हैं। नूर, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से ट्रैप कर लोगी? वाह भाई वाह, दांत देनी पड़ेगी। और तुम ज़ैनब, तुम्हें तो मैं मासूम समझता था, तुम इतनी चालाक कब से हो गई? खैर ऐसी भी कोई चालाक नहीं हुई, बहुत बेकार प्लान बनाया था तुम दोनों ने। वो जैसे उन दोनों का मजाक उड़ा रहा था। आपको सच में कोई पछतावा नहीं? ज़ैनब को अफसोस हुआ था उसके हाथ भाई ऐसे थे, इतने कमजोर। नहीं यार, नहीं है, कोई पछतावा होगा भी क्यों? क्या मतलब क्यों? मेरी बहन मोहब्बत करती थी आपसे और आपने उसे न सिर्फ मार डाला बल्कि उसके साथ साथ नूर के सामने हकीकत से वाकिफ होते भी मेरी बहन पर तोहमत लगाई, बेटे को माँ की शफकत से दूर कर दिया। आपको ज़रा शर्म नहीं आई?
ज़ैनब को अब भी ये उम्मीद थी वो पछताएगा, शायद माफ़ी ही मांग ले। उसे कौन बताए कि हाथ जैसे लोग माफ़ी नहीं मांगा करते। गलती उसकी ही तो थी, अगर वो मेरी बात मान लेती मैं ऐसा ना करता। उसे मुझसे समझना चाहिए था, मैं यतीम था। उस मुकाम पर आने के लिए इतनी मेहनत की और नूर से शादी करने से मेरे ख्वाब पूरे हो सकते थे। इस तरह 3 साल उसके साथ उस हफ्सज़दा माहौल में रहा, क्या ये काफ़ी ना था? मैं उसकी ख्वाहिश पर अपना इतना अच्छा बंगला छोड़कर उसके साथ रहा, क्योंकि वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और ना ही वो इलाका छोड़ना चाहती थी। मतलब ऐसे कौन से हीरे जड़े थे उस इलाके में? बस यादें ही तो थी, कुछ तुम्हारे माँ बाप की। उसे एहसान मानना चाहिए था मेरा। काश दे देती वो मुझे इजाज़त। अब देखो, ख्वामखा ज़ोहैब को उसके बगैर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। और मज़े की बात, उसे अच्छे से पता था मैं उससे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि उसे कभी तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उसका किसी और मर्द के साथ होना बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। कज़ा वो मेरे मरने के बाद ही हो, फिर उसे तलाक कैसे देता? एक बार और सुन लो, नहीं है यार पछतावा। हाँ, याद आती है वो कभी कभी। आखिर वाहिद मोहब्बत थी मेरी। अपने पागलपन को मोहब्बत का नाम मत दें। नूर तकरीबन चिल्लाई थी। जो भी कहूँ, मैं तुमसे शादी करने वाला था। ज़ोहैब को उसकी खोई हुई माँ का प्यार मिल जाता, और तो और नूर से भी शादी हो ही जाती। वो जब सारा का सुनकर मेरी ज़िंदगी से नहीं गई, तुम्हारा सुनकर भी नहीं जाती। हाथ के कहने पर नूर को जितनी तकलीफ हुई, कोई उससे पूछता, मतलब वो उस शख्स की नज़रों में इतना गिरी हुई थी। ठीक है, वो वाकई अपना लेती, मगर वजह मोहब्बत थी। नूर को कोई बताए, मोहब्बत अपनी जगह और इज्जत नफ्स और सही बातों का साथ अपनी जगह। नूर के तो अल्फाज ही ख़त्म हो चुके थे। दिल कर रहा था उस दुश्मन जान को बहुत बातें सुनाए, मगर उसकी ज़बान तक आते आते वो लफ्ज़ कहीं गायब हो जाते थे। वो बस एक कोने में दीवार से लग खड़ी उनको बहस करता हुआ देख रही थी, बल्कि उसी तरह जैसे कुछ अरसे कबल सारा उसे और हाथ को देख रही थी। खुद को इतना मत गिराए मेरी नज़रों में, मैंने भाई समझा था आपको। ज़ैनब को लगा जैसे हाथ ने उसके जख्मों पर नमक मिर्च एक साथ छिड़क दिए हों। मगर मैंने तुम्हें सारा का मरने के 1 माह बाद कब अपनी बहन समझा? याद करो कभी जो मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा हो। और सगा भाई ही सिर्फ भाई होता है और कोई नहीं। तुम्हें क्या लगता है हर किसी को भाई कहने से वो भाई बन जाता है? वो हद दर्जा शफ़ाक था। ज़ैनब को तो चुप ही लग गई थी। वो उस बेहिस इंसान से और बहस नहीं कर सकती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम पीछे लेने लगी, यहाँ तक कि वो बंद खिड़की से टकराई। उसने हाथ पीछे ले जाकर उसका लॉक चेक किया, जो अंदर से बंद था। मतलब आपको अपनी गलती का अंदाज़ा नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी नूर को शायद अपनी बात कहने की हिम्मत मिल गई। वो हाथ के पीछे आकर खड़ी हुई और कहा, आपको मैं इतनी गिरी हुई लगती हूँ हाथ? मुझे लगा आपको मोहब्बत थी मुझसे, और मुझे लगा तुम समझदार हो। हैरत है, मेरी चंद छोटी मोटी बातें तुम्हें मेरा गर्विदा बना गई। हाथ उसकी कम अक्ली पर अफसोस कर रहा था। पता है नूर, ये कहते उसने अपनी पैंट की जेबों में हाथ डालकर उसका चक्कर काटा और फिर उसके सामने आकर खड़ा हुआ और हल्का सा उसके चेहरे पर झुका। यूं वो उसकी जालिम आंखों को करीब से देख सकती थी। उसे पहली बार अंदाजा हुआ था उन आंखों की सफाकी का। तुम उस मामले में तो बेवकूफ़ थी ही, मगर तुम में तो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज़ नहीं रही। बार बार पीछे आ जाती थी। मैंने कब कहा था पीछे आने को? मुझे तो याद नहीं पड़ता। मेरा तुम्हारे पीछे आना तुम्हें याद है? वो इस्तेज़ाई सी हंसी हंसा। उस पर तुमने ये समझ करके मुझे इतनी आसानी से ट्रैप किया जा सकता था और बेवकूफ़ी का सबूत दिया। तुम्हें लगा तुम पूरा हफ्ता मुझे मना करती रहोगी और एक दिन अचानक मान जाओगी तो मुझे शक नहीं हुआ होगा। और तुम ज़ैनब, वो ज़ैनब की तरफ मुड़ा, तुम्हें लगा कि तुम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास सेशन के लिए जाओगी, मुझे पता नहीं चलेगा? वो भी उसका जो उस कत्ल की वाहिद गवाह थी। मैं क्या उस पर नज़र नहीं रखवा सकता? वो जैसा उनकी बेवकूफ़ाना हरकतें गिनवा रहा था और निहायत मायूसी का इजहार कर रहा था। उसका चुप होना था कि कमरे में गहरी खामोशी छा गई, मौत सी खामोशी, जैसे वो बोलेगा वो मारे जाएगा। हाद ने फिर कहा, तो चलो बताओ पहले कौन मरना चाहता है? नूर, ये मत सोचना तुम्हें नहीं मारूंगा। जाहिर है तुम जैसी बहुत सी लड़कियां हैं, बल्कि नूर तुम बड़ी हो, पहले तुम आओ। आखिर ज़ैनब को जीने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लम्हे मिलने चाहिए। शाबाश, दोनों कलमा पढ़ लो जल्दी जल्दी और माफ़ी भी मांग लो अपने गुनाहों की। वो ये कहकर करीब रखे सोफे पर बैठ गया
और अपनी जेब से कुछ टेबलेट्स निकाली। जब वो ये कर रहा था तभी जैनब ने नूर को अपने करीब आने का इशारा किया। वो जैनब के करीब गई, उसका हाथ पकड़ा। अब वो दोनों ही खिड़की से लगी हुई खड़ी थी और दोनों के चेहरे हाथ की तरफ थे। ओह, तो साथ मरना चाहती हो तुम दोनों? अच्छा है, मुझे ये यकजहती अच्छी लगी। मैं मुतासिर हुआ, इसी बहाने तुम दोनों को एक साथ मारूंगा। वो बेहिस शख्स जैसे खुद को खुदा मान बैठा था, वो उठा और उन दोनों के करीब आया, अपना हाथ उनके सामने किया जिसमें टेबलेट्स थी। ये लो, दोनों बराबर ले लो। पहले नूर तुम खाना और फिर जैनब तुम। उसके बाद तुम दोनों ही आराम से मर जाओगी। दर्द वाकई नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ये कहते वो सफाक सी हंसी हंसने लगा। जैनब ने उसके हाथ को झटका दिया था तो टेबलेट्स कमरे में बिखर गई। हाथ को हद दर्जा तेज आया उस पर। उसने नूर का बाजू पकड़ा और उसे झटके से दूर फेंका जैसे वो कोई खिलौना हो। गिरने से नूर का सर पास पड़े सोफे के लकड़ी वाले हिस्से पर लगा और उससे चंद कतरे जितना खून निकला। उससे पहले नूर अपने हवास में आती हाथ तेज में आकर जैनब की जानिब पूरी कुव्वत से बढ़ा, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी जैनब यूं टेबलेट्स को फेंक देगी। हैरत है ना, आखिर कौन आसानी से मरना पसंद करता? वो जो खुद को खुदा समझने लगा था, हकीकी रब ने उसकी अकल तलब कर दी। जैनब, मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों हुई। इससे पहले वो जैनब को धक्का देता और वो बंद खिड़की समेत नीचे गिरती। जैनब सामने से हट गई जिससे हाथ अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और नीचे जा गिरा, यानी उसकी बाजी उसी पर पलट गई। सबसे पहले हाथ का सर नीचे खड़ी उसकी गाड़ी से टकराया, फिर बकिया जिस्म भी। हाथ की आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी आंखों, नाक और कानों से खून रसने लगा। हाथ की आंखों में मौजूद हैरत और अजियत बिल्कुल वैसी थी जैसी सारा की आंखों में उसके मरने पर थी। जैनब ने उसका गिरना देखा और फिर वो खिड़की से हट गई। नीचे लोग जमा होने लगे थे। वो जल्दी से बुक शेल्फ के करीब टेबल पर रखे इंडोर प्लांट की तरफ बढ़ी। उसमें से पेन कैमरा निकाला जिसने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था। पेन कैमरा निकालकर वो नूर की तरफ बढ़ी जो अभी तक हाथ के गिरने से सदमे में थी। वो जो भी था, जैसा भी था, उसकी मोहब्बत था। जैनब उसके करीब बैठ गई और उसे गले लगा लिया जिसने नूर का जब्त टूटा और वो रोने लगी। जैनब, जैनब, वो ऐसा क्यों था? इतना जालिम, इतना शफाक, मैं पहले क्यों नहीं पहचान सकी? वो तो कब का पहचान चुकी थी, बस उसने आंखों पर पट्टी लगाए रखा, सही समझा। वो जाने से पहले मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा गया। जैनब ने बस ये कहा, हमें अक्सर नहीं पता चलता कि कौन अपने चेहरे पर कैसा पर्दा लगाए बैठा है। नूर रोई जा रही थी। शायद ये उसके जुल्म के खिलाफ खामोश रहने की सज़ा थी। नूर को ये दो दर्द अब हमेशा झेलने थे, एक तो मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर या फिर मौत से डरकर बुज़दिल बनने का, और दूसरा गलत शख्स से मोहब्बत का। हालांकि किसी से मोहब्बत हमारे बस में नहीं होती, मोहब्बत तो हो जाती है ना। हाँ, उसके बाद हमें चाहिए कि मोहब्बत में अंधा होने के बजाय सही रास्ते को चुने, और खासकर जब बात हक की हो तब बुज़दिल न बने। वो चाहती तो उसका राज खोल सकती थी, वो चाहती तो सारा को बचा सकती थी, मगर वो चाहती तो। नीचे सायरन की आवाज़ गूंजी जो ऊपर तक आ रही थी। एम्बुलेंस के साथ नीचे पुलिस भी आ चुकी थी। कुछ लेडी ऑफिसर्स उन्हें नीचे ले गई। नूर को जब तक नीचे लाया गया वो रोते रोते बेहोश हो चुकी थी। जैनब ने पेन कैमरा उनके हवाले किया और अपना बयान लिखवाया। सब इंस्पेक्टर ने वहीं पुलिस मोबाइल में मौजूद लैपटॉप में उस वीडियो को प्ले करवाया। सारी वीडियो देखने के बाद और नूर का बयान रिकॉर्ड करने के बाद उसे जाने की इजाज़त मिल गई। 4 साल बाद जैनब अपना मास्टर्स कंप्लीट कर चुकी थी। हॉस्पिटल में जॉब करती थी। वो पहले के मुकाबले काफ़ी संजीदा हो गई थी। फिलहाल वो अपनी कार में बैठी ज़ुहैब को उसके स्कूल से बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी, जिसे उस दिन हाथ हॉस्पिटल नर्स के पास छोड़ आया था। हाथ काफ़ी देर बाद भी नहीं लौटा तो नर्स ने हाथ के कलीग्स से पता पूछकर उसके घर जाकर ज़ुहैब को वहाँ छोड़ना चाहा। हाथ वहाँ भी नहीं था। उसे मौजूद ना पाकर नर्स पलटी थी और ये सोच रही थी कि अब उसका क्या करें। तभी ज़ैनब वहाँ पहुँच गई और ज़ुहैब को उसे देखकर पहचान भी गया। जब नर्स ने उससे हाथ का पूछा तो उसने कहा कि वो छत से गिर गया और ये कि वो नहीं बच सका, जिससे नर्स को दुख हुआ था। अभी वो यही सोच रही थी कि ज़ुहैब आ गया। वो बाकी चुलबुले बच्चों की तरह ना था। पहले उसकी माँ गई और फिर उसका बाप। कैसे खुश रहता। जैनब पूरी कोशिश करती थी कि वो अपना बचपन बिल्कुल दूसरे बच्चों की तरह जिए। यही वजह थी कि वो अब अपने कुछ मखसूस दोस्तों और जैनब
के साथ शरारत कर लेता था और हंसता बोलता भी था। बाकी ज़हीन तो वो था ही, बस ज़ैनब ये कोशिश करती थी कि वो अपनी शहारत को सही जगह इस्तेमाल करे और अपने बाप पर ना जाए। उसे यही बताया गया था कि उसका बाप उसकी माँ से बेहद मोहब्बत करता था, तभी उसकी जाने के चंद माह बाद उसका सदमा झेलते झेलते नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से चल बसा। खाला जानी, जी मेरा बच्चा, मुझे आज आपकी इतनी याद आई स्कूल में। मुझे भी बहुत याद आई अपने प्यारे बेटे की। ज़ैनब ने उसका गाल खींचते कहा। पूछे तो क्यों? उसकी मासूम सी बात पर वो बेइख्तियार हंसी। क्यों? उसके पूछने की देर थी और ज़ुहैब उसके निहायत जोर से गले लग गया, क्योंकि आज मदर्स डे है ना, और मेरी माँ तो आप हो, बल्कि माँ के साथ बाबा भी। ज़ुहैब की बात सुनकर उसकी आंखें नम हो गई थी। अपने मामा को भी बोलना चाहोगे? ज़ैनब के कहने पर उसकी आंखें में हैरत उभरी। वो अक्सर उसे मना कर देती क्योंकि उसकी खुद की हिम्मत न होती थी। अब वो बड़ा हो गया था तो खुद जा सकता था, क्योंकि कब्रिस्तान की शुरुआत में ही कब्र थी और वो उसे कार में बैठे देख सकती थी। फिर वही हुआ, वो गया सारे की कब्र के पास खड़े होकर उससे राज़ नियाज़ किए। माँ तो माँ होती है, कोई कुछ भी कर ले उसकी जगह नहीं ले सकती। वो अब दुआ करने लगा और साथ अपने आंसू से नम चेहरे को भी शर्ट के बाजू से साफ करता रहा। ज़ुहैब को दुआ मांगते देख वो माजी में खो गई। हाथ भाई, आप मुझे कब्रिस्तान ले जाएंगे? मेरे मामा बाबा भी उसी कब्रिस्तान में दफन हैं जहाँ आपके हैं। 20 साला ज़ैनब 32 साला हाथ से मुखातिब थी। हाँ ज़रूर। मगर? मगर क्या? आप ही मुझे मना करती हैं वहाँ जाने से। ज़ैनब ने सरगोशी की। मगर क्यों? हाथ ने भी सरगोशी से अंदाज में पूछा। उनके मुताबिक लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। फिर हाथ ने सारा को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर सारा ना मानी और ज़ैनब ना जा सकी। उसे उदास देखकर हाथ ने वहाँ जाने का इरादा तर्क कर दिया और सारा और उसे उनकी पसंद की जगह पर ले गया, जहाँ जाकर वो बहुत खुश थी। वो तो हमेशा सबको खुशियों का ख्याल रखते थे, न जाने उन्हें क्या हुआ। ज़ैनब उदासी से मुस्कुराई थी। काश आप वैसे ना होते जैसे आप थे। आपने मुझे किसी पर एतबार करने के काबिल नहीं छोड़ा। गुलनूर का एहतसाब कुछ इस सूरत हुआ कि हाथ के मरने के बाद उसे शदीद डिप्रेशन हो गया। वो कई बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी थी। आखिर डिप्रेशन इतना बढ़ा कि उसके वालिदैन ने उसे ऑस्ट्रेलिया में ही एक नामवर नफ्सियाती हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। क्या पता कभी ज़ैनब किसी पर एतमाद करना सीख जाए। क्या पता नूर का ये एहतसाब ख़त्म हो जाए। क्या पता ज़ैनब को कोई अच्छा हमसफ़र मिल जाए जो हाथ से बहुत मुख्तलिफ हो, जो उसका एतबार जीत ले और ज़ुहैब को ज़ैनब के शोहर की सूरत बाप का प्यार मिल जाए। मगर क्या पता। ख़त्म शुद्ध। जी, तो यहाँ होता है हमारा ये अफसाना कंप्लीट और अच्छा था, ज़्यादा ड्रैग भी नहीं किया गया है, सब कुछ क्लियर कर दिया है स्टोरी में। तो आपको कैसा लगा अपना रिव्यू लास्ट में देना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू नॉवल में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।